हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नॉलेज हंटर पे। दोस्तों, हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फंडामेंटल राइट्स जो हमारा चैप्टर हमारा चल रहा था, उस चैप्टर का पार्ट 5 हम लोग लेके आए हैं। पार्ट 4 में हम लोग बेसिकली देख चुके थे कि आर्टिकल 24 तक के जितने भी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके थे। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये दोनों आर्टिकल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। साथ ही साथ हम लोगों ने आर्टिकल 20, 21 और 22 को भी डिस्कस किया था। ठीक है, आर्टिकल 20 जो कि राइट अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 22 राइट अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, और ये सब जितनी भी चीज़ें थी। आर्टिकल 22 बेसिकली आपका क्या है, डिटेंशन के अगेंस्ट आपको जो राइट्स मिलते हैं वो सब। तो ये सब जो था आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक, ये आपका राइट टू फ्रीडम में आ रहा था। आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 तक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आ रहा था। आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 30 तक जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है, और कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी इसमें कवर होते हैं। इस पार्ट को जो कि आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 30 तक का है, उसको हम लोग पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। और पार्ट 6 में हम लोग बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 31 में आता था पहले, अब नहीं आता है, अभी वो एक लीगल राइट बन चुका है। तो आर्टिकल पार्ट 6 में हम लोग जो है आर्टिकल 31 को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो आगे के पार्ट में हमारा कवर होता चला जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को अगर आप नए आए हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग जो है आर्टिकल 25 और 28 के बारे में पढ़ेंगे, 29 और 30 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल 25 से। तो आर्टिकल 25 में जब हम शुरू करें तो इससे पहले हम ये जान लें कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं, चाहे आर्टिकल 25 हो, आर्टिकल 26 हो, और ये सारी चीज़ें, इनके हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ समझना आपके लिए बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं आर्टिकल 25 से। तो आर्टिकल 25 की हम बात करें तो पहले ही हमने जान लिया था कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। ठीक है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 बेसिकली आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट में आते हैं। तो ये जो चार राइट हैं 25, 26, 27, 28, ये सब किस में आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, और इसी में हम पढ़ेंगे। तो पहला राइट जो है आर्टिकल 25 से शुरू करते हैं और उसी पे हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है, बेसिकली वो ये बोलता है कि जितने भी लोग हैं इंडिया में जितने भी लोग हैं, ऑल पर्सन्स। ठीक है, पर्सन्स में कौन कौन आ जाता है, सिटीजन आ जाते हैं, फॉरेनर आ जाते हैं, और लीगल पर्सन भी आ जाते हैं। तो यहाँ बेसिकली सिटीजन और फॉरेनर को मद्देनजर रखते हुए बात की गई है। लीगल पर्सन में तो रिलीजन को ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी लीगल पर्सन भी, क्योंकि पर्सन का इस्तेमाल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो लीगल पर्सन में जो कि कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेशंस होती हैं, ठीक है, जितनी भी बॉडीज होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। हालांकि इसमें सिटीजन और फॉरेनर की मेन बात की गई है। तो चाहे सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, दोनों के पास ये राइट अवेलेबल है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, यानी कि आर्टिकल 25 का। ठीक है, तो आर्टिकल 25 में बेसिकली क्या एग्जैक्टली दिया गया है, तो इसमें ये बोला गया है कि जितने भी लोग हैं इंडिया में, उनके पास है राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है, एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस से क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस से मतलब ये है कि आप अपने भगवान को किस तरीके से देखते हो, या आप किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के तौर पे अपने भगवान से कनेक्ट करते हो। तो वो आपकी आज़ादी है कि आप अपने भगवान से किस तरीके से कनेक्ट करते हो, या फिर आप किसी को भी भगवान नहीं मानते हो, वो भी आपकी आज़ादी है। तो मतलब आप नास्तिक रहते हो, वो आपकी आज़ादी है। आप आस्तिक रहते हो, भगवान में विश्वास करते हो, तो भी आपकी आज़ादी है। और अगर आस्तिक हो तो किस तरीके से आस्तिक हो, क्या आप खुदा पे मानते हो, या आप शिव पे मानते हो, या आप जीसस पे मानते हो, या आप जैन पे मानते हो, या आप बुद्धा पे मानते हो, जिस चीज़ पे भी आप मानते हो, जिस तरीके से भी आप अपने भगवान से कनेक्ट करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए आपको फ्रीडम है, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस समझ में आया होगा। इसी के साथ अगला है राइट टू फ्रीली प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है कि अपने आइडियाज़ को, जैसे ऐसे मान लीजिए कि आप बोलते हो कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, आपने बोला मैं हिंदू हूँ और इसलिए मैं हिंदुइज्म में विश्वास रखता हूँ। ठीक है, तो आपने अपना रिलीजन डिक्लेयर कर दिया कि मैं कौन हूँ, मैं हिंदू हूँ। ठीक है, आप मान लो मुस्लिम हो, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ, मैं खुदा पे विश्वास रखता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मैं राम पे विश्वास रखता हूँ, मैं शिव पे विश्वास रखता हूँ। मैं जैन हूँ, मैं महावीर पे विश्वास रखता हूँ। मैं बुद्ध हूँ, मैं गौतम बुद्ध पे विश्वास रखता हूँ। तो ये जितने भी लोग हैं अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन के, ये सब अपना रिलीजन डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस मतलब कि आप अगर हिंदू हो तो क्या करोगे, यज्ञ करोगे। ठीक है, आप मुस्लिम हो तो क्या करोगे, नमाज पढ़ोगे। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती कर सकते हो आप, प्रोफेशन में अपना ला सकते हो क्या,
जो चीज़ें आप करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो अपने रिलीजन की, वो कर सकते हो। प्रोपगेट भी कर सकते हो कि आप अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बताना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। पर एक चीज़ का ध्यान ये रखना होगा आपको कि जब आप किसी को अपने रिलीजन के बारे में बता रहे हो तब उस केस में उसके रिलीजन को हार्म नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हो और आप किसी मुसलमान भाई बहन को बता रहे हो कि हिंदू कल्चर में ये होता है, हिंदू रिलीजन में ये होता है, तो आपके पास आज़ादी है बताने की, लेकिन आप उस मुसलमान भाई बहन को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हिंदुइज्म को अपना लो, क्योंकि वो उसके फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, यानी कि मैं कैसे भगवान से रिलेट कर पाता हूँ, वो उस मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो इसलिए आप अपने प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन को सिर्फ फैलाने तक ही सीमित रख सकते हो। आप किसी का फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं कर सकते रिलीजन का, क्योंकि उसके पास भी फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, वो भी अपने खुदा को, अपने भगवान को अपने हिसाब से देख सकता है, अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, क्योंकि जैसे कि हर फंडामेंटल राइट पे लगती है, तो आर्टिकल 25 पे भी लगी है। इसको अनदर वे में ना लीजिएगा। तो किस टाइप की रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं? पब्लिक ऑर्डर का, अगर पब्लिक ऑर्डर पे कोई इस पर नुकसान पहुंचता है कि मतलब अराजकता फैल जाती है, तो इसको आर्टिकल 25 को सस्पेंड किया जा सकता है। मोरालिटी की बात करें, नैतिकता की, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का इतना बड़ा पैंडेमिक फैला हुआ है। तो इस केस में अगर आपने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे दिया, तब तो लोग मुसलमान भाई जो हैं वो नमाज पढ़ना चालू कर देंगे इकट्ठा होकर के। तो उस केस में क्या होगा कि वहाँ कोरोना फैल सकता है। तो ये जो हेल्थ वाले ग्राउंड है, हेल्थ वाले ग्राउंड पर जो है, यहाँ पर आपका ये फंडामेंटल राइट टेम्परेली सस्पेंडेड है, आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25 टेम्परेली क्या है, आपको ये अभी एब्रोगेट किया गया है, ये इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ठीक है, उसी के साथ साथ और भी ढेर सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन है हमारे पास आर्टिकल 25 को छोड़ करके, उनके लिए भी सब्जेक्टेड है। अब जैसे कि मान लीजिए ये अदर प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट से क्या मतलब है? अदर प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये मतलब है कि अगर आर्टिकल 25 की वजह से किसी और फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो भी आर्टिकल 25 को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसे कि अगर आर्टिकल 25 फॉलो करते हुए किसी आदमी की जान चली जाती है, मान लो, या जान जाने का खतरा है, तो वहां पर आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी खतरे में आ गया, तो उस केस में क्या होगा कि इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो ये सारी रेस्ट्रिक्शंस है जो इस पे लग सकती हैं। इसी के साथ साथ जो सरकार है, स्टेट है, वो क्या क्या कर सकती है, वो जितनी भी सेक्युलर एक्टिविटीज़ हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लेवल पे सारी चीज़ें रेगुलेट कर सकती है, उनकी देखभाल कर सकती है। ठीक है, तो वो सरकार के हाथ में है, ताकि सारी की सारी रिलीजियस कम्युनिटी को इक्वल तरीके से रिस्पेक्ट मिले, इक्वल तरीके से दर्जा मिले, सब कुछ जो है उनको इक्वल तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो, इसलिए। ठीक है, अब जो सरकार है वो सोशल रिफॉर्म्स ला सकती है, सामाजिक सुधार ला सकती है। किस तरीके से? आपको पता होगा कि हिंदू जो कम्युनिटी है उसमें खूब ढेर सारी कास्ट अलग अलग डिवाइडेड होती हैं। एक कोई लोअर कास्ट होगा, एक कोई मिडिल क्लास होगा, एक अपर कास्ट होगा। तो जैसे मान लीजिए कि जो पहले हुआ ये करता था कि हिंदू टेम्पल्स में क्या होता था, सिर्फ अपर कास्ट की रीच होती थी, लोअर कास्ट को घुसने नहीं दिया जा सकता था। तो यहाँ पर इन लोगों ने लिखा है कि स्टेट जो है सामाजिक सुधार कर सकता है इन चीज़ों में, और क्या कर सकता है कि हिंदू रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस है, जिसको आप टेम्पल भी बोलते हो, मंदिर भी बोलते हो, वो स्टेट मंदिर खोल सकता है पब्लिक कैरेक्टर के, जहाँ पर लो कास्ट के लोग भी जो है जा करके, लोअर कास्ट के लोग भी जा करके वहाँ पे अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्टेट चाहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबके पास हो, और इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसी के साथ दो चीज़ें और समझिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आता है, वो ये है कि सिख रिलीजन में किरपन्स पहनना उनका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। फिर जो हिंदूज़ हैं उसमें सिर्फ वो नहीं आएंगे जो कि जनरल कास्ट के आते हैं, जो कि सिर्फ ब्राह्मण हैं, नहीं, सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे, और साथ ही साथ बुद्धिस्ट भी आएंगे। तो सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये तीनों कम्युनिटीज़ जो हैं ये हिंदू कम्युनिटी में ही काउंट होती हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। इसी के साथ जो है किरपन्स पहनना सिख रिलीजन में आता है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, तो ये सब हो गया इसको लेकर के। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 हमने देख लिया, आर्टिकल 26 में देखते हैं। तो आर्टिकल 25 जो था वो बेसिकली एक इंसान के लिए बात कर रहा था कि एक इंसान के पास क्या क्या जो है राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपगेट हिज रिलीजन। तो ये सब क्या है, उसका एक इंडिविजुअल राइट है, एक इंसान के तौर पर जो उसको राइट्स मिलना चाहिए थे वो उसके पास है। अब ये जो आर्टिकल 26 है, इसने अपना जो है थोड़ा कैटेगरी ब्रॉड कर दिया। ये बोला कि जितने भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जितने भी रिलीजियस सेक्शन हैं, ठीक है, जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, जैसे कि हिंदू का ग्रुप हो गया, मुसलमान का ग्रुप हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, कम्युनल लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हिंदू में खूब ढेर सारे लोग होंगे, ठीक है, इसी तरीके से मुसलमान में भी खूब ढेर सारे लोग होंगे। तो ये क्या हुआ कि ये जो मुस्लिम है, ये जो हिंदू है, ये एक रिलीजियस कम्युनिटी हो गया, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन हो गया, एक सेक्शन हो गया। ठीक है, इनके पास कुछ फॉलोइंग राइट्स हैं एज अ कम्युनिटी, एज एन इंडिविजुअल बात नहीं हो रही है। एज एन इंडिविजुअल की जो बात थी वो आर्टिकल 25 में थी, आर्टिकल 26 में एज अ कम्युनिटी की बात हो रही है। ठीक है,
तो इनके पास क्या क्या राइट है एज ए कम्युनिटी कि ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को जो कि रिलीजियस और चैरिटेबल हो कैरेक्टर में। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, कोई भी हिंदू कम्युनिटी हो सकती है, मान लीजिए खूब सारे लोग इकट्ठा हुए, कोई एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ठीक है। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी ऑब्वियसली, तो उसने क्या किया, उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक मंदिर बना दिया, ठीक है। और एक कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने अपना एक मॉस्क्यू बना दिया, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें कि आप अपना टेम्पल, अपना मॉस्क्यू, अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हो पूजा पाठ के लिए या फिर दान के लिए। इसकी आज़ादी दोनों ही कम्युनिटी को या फिर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं हमारे यहाँ उन सभी को मिली हुई है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना एवरी रिलीजियस कम्युनिटी, ये सिर्फ स्पेसिफिकली माइनॉरिटी के लिए नहीं है, इसमें एवरी कम्युनिटी आती है, ठीक है। इसी के साथ साथ अपने अफेयर्स धर्म के मामले में जितनी भी चीज़ें हैं वो ये कम्युनिटी खुद ही मैनेज कर सकती है, खुद ही मैनेज करने का इसके पास अधिकार है, सरकार का इसमें कोई इंटरवेंशन जल्दी नहीं होगा। इसी के साथ साथ जो है ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है सेक्शन है, ये ऐसी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल हो, जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है। फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल हो। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है, मान लीजिए कोई आपने कोई सेटअप रखा था डिस्को का या बैंड का या फिर जो भी चीज़ हो जिसको आप मूव कर सकते हो इधर उधर, तो ये सारी चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही वो एक्वायर कर सकते हैं, उनके ऊपर आधिपत्य, उनके ऊपर अधिकार जता सकते हैं, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये रिलीजियस सेक्शंस, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी उनके पास है उसको वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसका सुचालन तरीके से उसका संचार कर सकते हैं, जिस भी तरीके से चाहे उसको चला सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। पर फर्क ये है कि वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होना चाहिए, यानी कि जनरल लॉज ऑफ लैंड जो जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, वाटर बिल, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हर एक लैंड पे लगती है वो उस पर भी लागू होगी, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या चीज़ें और आ जाती हैं कि जब ये रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का इनको फ्रीडम मिला है आर्टिकल 26 के अंदर कि अपने रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पब्लिक ऑर्डर, अराजकता को लेकर के, मोरालिटी और हेल्थ को लेकर के भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने पिछले वाले पार्ट में देखा था जिसमें लिखा था कि फंडामेंटल राइट्स भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं एज ए रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि एंड अदर प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो और जो फंडामेंटल राइट, अगर बाकी प्रोविजन है फंडामेंटल राइट के, वो भी एक रेस्ट्रिक्शन के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर किसी और फंडामेंटल राइट का हनन होता है आर्टिकल 25 को फॉलो करते टाइम पे, तो आर्टिकल 25 को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो इस केस में क्या है कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बट नॉट टू अदर फंडामेंटल राइट्स, बाकी फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है इसके चीज़ को होते हुए तो इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। अगर आर्टिकल 21 का हनन होता है आर्टिकल 26 को फॉलो करते हुए, या फिर आर्टिकल 19 का हनन होता है फॉलो करते हुए, तो आर्टिकल 26 पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता, बट नॉट टू अदर फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के रेस्ट्रिक्शन में डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जैसे ये लिखा है ना एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, कोई भी रिलीजियस सेक्शन, अब हम किस किस को रिलीजियस सेक्शन बोलेंगे, 4 लोग हिंदू के इकट्ठा होगा तो क्या वो रिलीजियस सेक्शन हो गया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एक रिलीजियस डिनोमिनेशन का दर्जा उसी को मिला जाएगा जिसको पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। वो तीनों कंडीशन क्या क्या है पहले पढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन है कि वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, कुछ लोग इसमें इकट्ठा होने चाहिए जिनका एक कॉमन बिलीफ हो, एक कॉमन मत हो, एक कॉमन विश्वास हो, ठीक है। एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उनके पास, ये नहीं कि हर आदमी के पास एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, एक अलग संस्था है, नहीं, सबके पास एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और लोग जो एकजुट हुए हैं उनके पास एक सिस्टम ऑफ बिलीफ होना चाहिए, कॉमन सिस्टम ऑफ बिलीफ होना चाहिए, और उस संस्था का एक नाम होना चाहिए, डिस्टिंक्ट नेम होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती हैं तब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वो रिलीजियस डिनोमिनेशन होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया इसमें आर्टिकल 26 को। अब आर्टिकल 27 पे चलते हैं जो कि अगला आर्टिकल है, ठीक है। तो आर्टिकल 27 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 27 में क्या है लिखा हुआ है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन एंड फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। मतलब कि अगर आपको किसी रिलीजन को प्रमोट कराना है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो मुस्लिम की कम्युनिटी का रिलीजन हो यानी कि इस्लाम हो, या चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, तो किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स नहीं देना पड़ेगा, स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर स्टेट टैक्स लेता है तो वो इलीगल है, फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, ठीक है। तो आर्टिकल 27 बेसिकली ये बोलता है कि इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। यानी किसी एक रिलीजन, किसी एक धर्म या फिर धर्म के ग्रुप के लिए प्रमोट करने के लिए उस ग्रुप को, उस धर्म को प्रमोट करने के लिए आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और ना ही स्टेट, ना ही सरकार आपको उस बात के लिए कंपेल कर सकती है, ठीक है। फिर लिखा है
कि ये जो प्रोविजन है, ये जो प्रावधान है कि टैक्स नहीं लगा सकते, वो इसलिए दिया गया है ताकि स्टेट जो है उसको रोका जा सके, सरकार जो है उसको रोका जा सके कि वो किसी भी धर्म को फेवर करे या सपोर्ट करे किसी भी ग्राउंड पे, ठीक है। तो किसी भी धर्म को सपोर्ट ना करे सरकार, इसलिए जो है ये सिस्टम लगाया गया है कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो अगर टैक्सेस लेती भी है सरकार, ठीक है, तो बेसिकली पहली बात तो वो टैक्स ले नहीं सकते, ठीक है। अगर टैक्स लेते भी हैं तो जितने भी टैक्स लिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि रिलीजन के नाम पर तो आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आपसे वो किसी ड्यूटी के नाम पर टैक्स ले लेंगे, ठीक है, किसी ड्यूटी के नाम पर टैक्स ले लिया, या फिर कोई इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो जितना भी टैक्स यहाँ से इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, जो भी फुल प्रूफ टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट के पास आ रहा है, स्टेट के पास आ रहा है, वो पूरा टैक्स हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, जो भी हो, मतलब बुद्धिज्म हो, ठीक है, तो जो भी कम्युनिटी हो सबके लिए बराबर तरीके से उस टैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उनके रिलीजन को प्रमोट किया जा सके। तो मतलब कि अगर टैक्स ले भी रही है सरकार तो रिलीजन के नाम पर ही लेगी, और जो लिया भी है अगर प्रमोट करना भी है उसे किसी रिलीजन को, तो सारे रिलीजन को इक्वली प्रमोट किया जाएगा फॉर ऑल रिलीजन, ठीक है। और पहली बात तो रिलीजन के नाम पर टैक्स लगा नहीं सकते, कांट लेवी है टैक्स, और अगर लगाना भी है तो वो फीस लगा सकते हैं। फीस मतलब जैसे मान लीजिए आप कहीं तीर्थ यात्रा पे गए, वैष्णो देवी गए या फिर कहीं पे भी गए, वट एवर प्लेस यू गो, ठीक है, तो वो जो पिलग्रिम्स हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उनको स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो वहाँ पे आसानी से अपना पिलग्रिम पूरा कर सके, पिलग्रिमेज पूरा कर सके, और वहाँ का रेगुलर एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो खर्चा होता है वहाँ पे उसको मीट करने के लिए एक फीस लगाया जा सकता है जो कि रीजनेबल होता है। ये किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं लगाया जा रहा है, जस्ट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है। फिर आर्टिकल 28 की बात करते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 28 में क्या आता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब कि किसी भी धर्म के लेकर के कोई उपदेश अगर आपको दिया जा रहा है तो आपकी इच्छा है कि आप उस उपदेश को सुनना चाहते हैं, उस निर्देश को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं। अच्छा, तो आर्टिकल 28 इस चीज को लेकर के बात करता है। तो आर्टिकल 28 क्या कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ऐसे स्कूल में, ऐसे कॉलेज में जिसको पूरी तरीके से स्टेट की फंडिंग मिल रही है। तो मतलब अगर कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज पूरी तरीके से स्टेट के पैसे पे चल रहा है, सरकार के पैसे पे चल रहा है, उसके फंड पे चल रहा है, तो कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जहाँ पे सरकार के पैसे से नहीं चल रहा है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। कुछ ऐसे हिस्से हैं जैसे कि ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिनको सरकार से सपोर्ट भी एक तरीके से मिल सकता है, लेकिन वो इंडोमेंट या फिर ट्रस्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुए हैं, ऐसे संस्था के थ्रू उनको इस्टेब्लिश किया गया है, ऐसे ट्रस्ट के थ्रू उनको इस्टेब्लिश किया गया है जहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है। यानी कि उस संस्था को ही इसलिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि वहां पर उस रिलीजन की पढ़ाई हो सके, उस रिलीजन का स्टेटमेंट दिया जा सके, उसके इंस्ट्रक्शन दिए जा सके। तो उस कंडीशन में जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही उस चीज के लिए है तो वहां पर आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके साथ क्या है कि बाकी जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो रिकॉग्निशन पाए हुए हैं स्टेट से, यानी कि मान्यता पाए हुए हैं स्टेट से, या फिर स्टेट से पैसा भी ले रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि पैसा ले रहे हैं, एड रिसीव कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से मेंटेन नहीं कर रहा है उनको स्टेट अपने पैसों से, तो सिर्फ वो एड रिसीव कर रहे हैं, तो इस केस में जो प्रोविजन है वो वॉलेंट्री हो जाता है, ऐच्छिक हो जाता है कि आप लेना चाहते हैं जो है ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की नहीं। अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हैं जहां पर स्टेट जो है सिर्फ थोड़ा सा पैसा देता है बस एड करने के लिए, थोड़ा सा मदद करने के लिए पैसे के रूप में, तो वहां पर इच्छा के ऊपर है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं, या फिर वो जो इंस्टीट्यूट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना चाहती है कि नहीं। इसी के साथ साथ जो रिकॉग्निशन पाए हुए हैं स्टेट का, सिर्फ मान्यता पाए हुए हैं, कोई पैसा नहीं मिल रहा, वहां पर भी ये वॉलेंट्री सिस्टम है, इच्छा पे निर्भर करता है, वॉलेंट्री बेसिस पे कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो इम्पार्ट करना चाहता है कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अपने इंस्टीट्यूट में या नहीं। तो उम्मीद है आर्टिकल 28 समझ में आया आपको। फिर आर्टिकल 29 पे जाते हैं। तो आर्टिकल 29 जो है बेसिकली ये पूरा का पूरा जज्बात बदल देगा आपके। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 आपने सिर्फ रिलीजन के बारे में पढ़ा है। आर्टिकल 25 क्या, इंडिविजुअल को लेकर के, आर्टिकल 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन को लेकर के, आर्टिकल 27 टैक्स को लेकर के, और आर्टिकल 28 जैसा कि अभी हमने पीछे देखा हुआ है जहां पर कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इसको लेकर के। तो आर्टिकल 28 में क्या है कि भैया आपके ऊपर है कि आप निर्देश लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या है कि भाई आपको शिक्षा के अधिकार हैं, आपके पास अधिकार हैं कि आप अपनी संस्कृति को बचा के रख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के अधिकार आपको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में देखने मिलेंगे। तो आर्टिकल 29 में क्या आता है, पढ़ते हैं इसको।
It states that any section of the citizens residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. And this provision, ये प्रावधान प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ अ ग्रुप, ये जो प्रावधान है आर्टिकल 29 का, ये एक ग्रुप के राइट को प्रोटेक्ट करता है। किस टाइप के ग्रुप के राइट को प्रोटेक्ट करता है? तो वो कोई भी ऐसा सेक्शन ऑफ सिटीजन हो सकता है, यानी कि सिटीजन क्या, अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए आप, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिटीजन की बात की गई है, सिटीजन की बात की गई। सिटीजन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? सिटीजन का साफ साफ ये मतलब निकलता है कि जो यहाँ पे देशवासी हैं। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 में ऐसा नहीं था। आर्टिकल 25 जो मिला हुआ था आपको, वहां पे सारे के सारे पर्सन आ रहे थे, उनको आज़ादी थी कि अपना वो रिलीजन परस्यू कर सकते हैं, वो वहां पर ऐसा था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिटीजन की बात की गई है। तो ये भी चीज़ याद रखने वाली होती है कि किस आर्टिकल में जो बात की जा रही है वो सारे पर्सन के लिए है कि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, ठीक है। तो वहां पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 29 जो कि आपको कल्चरल राइट देता है, उसका फर्स्ट क्लॉज जो है आर्टिकल 29 का, जो आपको कल्चरल राइट देता है, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। तो वो बोलता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनका कोई सेक्शन अगर है, ठीक है, जो सिटीजन्स है वो ग्रुप मिला करके एक रह रहे हैं, तो उनका अगर कोई एक अलग लैंग्वेज है, उनका कोई अलग लिखावट है, स्क्रिप्ट है, कोई अलग संस्कृति है, तो वो उसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये इससे क्या हो रहा है कि जो सिटीजन्स का ग्रुप है, जो सेक्शन है, उसका राइट जो है वो कंजर्व हो रहा है। इट इज प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ अ ग्रुप। ये चीज आपको याद रखनी है। आर्टिकल 29 का फर्स्ट क्लॉज राइट ऑफ अ ग्रुप को कंजर्व करता है। फिर आर्टिकल 29 का जो सेकंड क्लॉज है, सेकंड पॉइंट है, उसमें क्या है कि किसी भी सिटीजन को एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी भी शैक्षिक संस्थान में जिसको स्टेट मेंटेन करता है, यानी कि स्टेट के पैसे से वो या तो वो चलता है या फिर स्टेट से वो एड रिसीव कर रहा है, पैसे के रूप में मदद ले रहा है, ठीक है। तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि सरकारी है, कुल मिलाकर के वो आपको एडमिशन लेने से रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये एजुकेशनल राइट में आ गया। इसमें क्या है कि किन किन ग्राउंड्स पे नहीं रोक सकता। अब जैसे मान लीजिए अब ये नहीं है कि एलयू में चले गए आप और आप ये बोलें एलयू में कि भैया देखो ऐसा है कि हमारे पास तो आर्टिकल 29 के सेकंड क्लॉज के अंदर ये है कि हमको आप रोक नहीं सकते, तो आप हमको एडमिशन देना ही पड़ेगा। और एलयू वाले बोल रहे नहीं भैया एंट्रेंस तो निकालो, एंट्रेंस तो निकालो, तो बोलोगे नहीं। अगर आपने ये ग्राउंड्स नहीं पढ़े हुए हैं, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ करके, तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा था कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा है कि मिलना ही मिलना है मुझे एडमिशन। तो यहाँ पर ऑन ग्राउंड्स देख लीजिए किन किन ग्राउंड पे आपको रोका नहीं जा सकता एडमिशन लेने से। तो वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, ठीक है। तो क्या क्या है? भाषा के आधार पर, कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर और रेस के आधार पर, आपके शरीर के कलर के आधार पर। इसका मतलब क्या होता है कि आप इस तरीके से देखिए कि यहाँ पर मेरिट की बात नहीं की गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी अगर एंट्रेंस ले रही है तो आपका वो मेरिट चेक करना चाहती है कि आप कितने ज़्यादा इसके लिए एलिजिबल हो कि आप एलयू में पढ़ सको, ठीक है। तो वो आपको एक कट ऑफ दे रही है कि उसको क्लियर करिए, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन मांग रही है एक तरीके से वो, ठीक है। यहाँ पर जिन जिन ग्राउंड्स पे आपको मना नहीं किया जा सकता वो सिर्फ धर्म है, रेस है, कास्ट है और लैंग्वेज है, जो कि एलयू नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि आपको ग्राउंड्स को पढ़ना पड़ेगा जिन जिन ग्राउंड पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, पॉलिटी में बड़ी ध्यान से समझना होता है इसको, ठीक है। तो ये सब चीजें समझने वाली होगी। तो ये दो पॉइंट हमको देखने मिले, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, ठीक है ना। उसी के साथ जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना होगा आर्टिकल 29 में, वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एससी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब एससीज नहीं, शेड्यूल कास्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू कंजर्व द रिलीजन, राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज इंक्लूड्स द राइट टू एजुकेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। यानी कि अगर आपके पास ये आर्टिकल 29 के अंदर क्या है कि आप अपना लैंग्वेज कंजर्व कर सकते हो, तो इसमें एक चीज और आती है कि आप जो है एजुकेट कर सकते हो, स्पीचेस दे सकते हो, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, वहाँ जो लीडर्स होते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा महाराष्ट्र के चुनाव में जितने वहाँ के लोकल लीडर्स होते हैं वो मराठी में अपना स्पीच देते हैं। तो वो किसी भी तरीके से एक बैड प्रैक्टिस में नहीं आता इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, क्योंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोल रखा है कि अगर किसी को अपना लैंग्वेज कंजर्व करना है तो वो उसमें स्पीच भी दे सकता है और ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये एक माल प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। फिर अगला आता है आखिरी आर्टिकल जो कि आर्टिकल 30 है आपका। तो आर्टिकल 30 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यू हैव टू रिमेंबर, इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एज वेल। तो पहले देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इसमें जो है आर्टिकल 30 में आपको जो माइनॉरिटीज हैं, अब माइनॉरिटीज से क्या मतलब है? माइनॉरिटीज से मेरा मतलब है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी कि जिनकी भाषा देश में कम बोली जाती है, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी, जिनका धर्म देश में कम फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही टाइप के जो माइनॉरिटीज है, लिंग्विस्टिक या रिलीजियस, ठीक है ना, इन दोनों ही माइनॉरिटीज की यहाँ बात की जा रही है, उनके राइट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, खुद बना सकते हैं, खुद इस्टेब्लिश कर सकते हैं और खुद जो है
एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसका शासन किस तरीके से करना है, किस तरीके से गवर्न करना है, वो भी वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 30 में ये राइट तो है कि आप अपना एडमिनिस्टर करिए और एस्टैब्लिश करिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ योर चॉइस। पर किन किन को मिला है? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप को, जो कि माइनॉरिटी में है। क्या क्या मिला है इस राइट के तहत? तो पहला राइट जो है ये मिला हुआ है कि आप भैया एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर कर लो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ योर चॉइस। सारी की सारी माइनॉरिटीज को मिला है, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसी के साथ अब मान लीजिए कि होता ये है ना कि सरकार को कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करना हो तो वो कहीं कहीं की जमीन ले लेती है वहाँ के लोकल लोगों से, उसके बदले में कुछ कंपनसेशन देती है। कभी कभी वो कम होता है, कभी कभी वो ज़्यादा होता है, कभी कभी वो ऑप्टिमम होता है, ज़्यादा तो नहीं होता कभी भी। तो क्या होता है ना कि अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई स्कूल खुला हुआ था जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम पे खुला हुआ था। अब यहाँ पे कोई डैम वैम बनाना था या फिर कुछ भी करना था, व्हाटसोएवर, कोई लाइन जा रही थी रेलवे की या जो भी था, तो ये जमीन खरीदनी पड़ेगी और इस बिल्डिंग को डिमोलिश करना पड़ेगा। तो उस केस में सरकार ये जमीन खरीदेगी, तो उस जमीन खरीदेगी तो कंपनसेशन देगी। तो इस केस में जो कंपनसेशन फिक्स करेगी सरकार, वो इतना कम नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे इस राइट के साथ जो कि आर्टिकल 30 में था हमारे साथ कि हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो अन्याय हो रहा है। ठीक है, इस्टेब्लिश हमें नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसा उनको ना लगे, इसलिए ऐसा कंपनसेशन फिक्स किया जाए जो कि उनके हित में जाए, या फिर उनको लगे कि हाँ हमारा फंडामेंटल राइट इससे रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, फिर तीसरा प्रोविजन क्या है कि अगर एड दे रहे हैं, मतलब कि अगर सरकार किसी भी तरीके से पैसा दे करके उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को पैसा दे रही है ताकि वो सपोर्ट मिल सके उसको, तो स्टेट जो है किसी भी तरीके से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कि 4 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, ए बी था, सी था, ठीक है, और डी भी था। ठीक है ना, तो ए बी सी डी करके 4 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था और यहाँ पर स्टेट था। तो स्टेट के पास ऑप्शन था कि ये फंड दे सकता है, इसके पास, स्टेट के पास पैसा है कि फंड दे सकता है। इसने ए नाम की माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फंड दिया, बी को दिया और सी और डी को नहीं दिया। तो ये फंडामेंटल राइट का तीसरा पार्ट कि एड देते टाइम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ये चीज़ जो है ये चीज़ प्रोटेक्ट करता है। तो अब स्टेट के ऊपर कंपल्सन है कि अगर इन दोनों को दे रहे हो तो इसको भी देना पड़ेगा और इसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब चौथे पॉइंट में ये बोलते हैं कि एजुकेशन जो है किस लैंग्वेज में देनी है वो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अपने ओन लैंग्वेज में देना है तो वो भी डिसाइड कर सकते हैं। अब 3 टाइप की माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं और रिकॉग्नाइज्ड हैं। क्या है वो? एक ऐसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको सरकार ने रिकॉग्निशन दिया है, मान्यता दिया है और पैसा भी देता है। एक और टाइप की है जिसको सिर्फ मान्यता दिया गया है। एक है जिसको ना ही रिकॉग्निशन मिला है और ना ही एड मिलता है, ना ही पैसा मिलता है। ठीक है ना, तो दोनों ही चीज़ें से वो वंचित है। तो जो पहली 2 कैटेगरीज है जहाँ पर मान्यता और पैसा और सिर्फ मान्यता, इनको जो है रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट का सामना करना पड़ेगा। स्टेटस नहीं है, स्टेटस काट दीजिए, स्टेट होगा ये। ठीक है, कीप इट स्टेट, STATE, स्टेटस लिखा हुआ है, स्टेटस काट दीजिएगा, ये स्टेट है। तो यहाँ पर जो पहले दोनों पार्ट हैं, रिकॉग्निशन प्लस एड वाले माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सिर्फ रिकॉग्निशन वाले माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनके ऊपर स्टेट जो है रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि अपना सिलेबस बता सकता है किस तरीके से होना चाहिए, क्या टीचिंग क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरीके के क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, क्या एक तरीका होना चाहिए स्टैंडर्ड एजुकेशन को मेंटेन करने का। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इस पर इम्पोज की जा सकती हैं। लेकिन जो तीसरा टाइप है जिसको दोनों ही नहीं मिल रहा, ना पैसा ना रिकॉग्निशन, ये फ्री है इन चीज़ों से कि ये अपना खुद का सब कुछ कर सकता है, ये रेगुलेटरी पावर ऑफ स्टेट से फ्री है। पर फिर भी ये जो जनरल लॉज होते हैं लैंड के, चाहे वो टैक्स को लेकर के हो, वाटर बिल को लेकर के हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के हो, जो भी चीज़ें हैं जनरल लॉज ऑफ लैंड, वो सारी की सारी चीज़ें इस पर अप्लाई होती हैं तीसरे वाले पे भी। ऐसा नहीं है कि जनरल लॉज ऑफ लैंड इस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसी के साथ आर्टिकल 30 हमने देख लिया। आर्टिकल 30 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था बहुत पहले। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत बताए थे, तो उन सिद्धांतों को हम लोग समझ लेते हैं माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो उसने ये बोला कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास कुछ राइट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में, सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस के नाम से एक केस था, उसमें अपने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ सिद्धांत दिए। तो क्या क्या दिया था कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी गवर्निंग बॉडी चूज कर सकते हैं कि कौन लोग जा करके जो है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चलाएंगे, उनको गवर्न करेंगे। अपना टीचिंग स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं जो वहाँ पे मतलब बैठे हुए हैं, जो भी लोग गवर्न कर रहे हैं वहाँ पे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, वो अपना खुद का टीचिंग स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि टीचिंग स्टाफ कंपीटेंट होना चाहिए, जो जिस हिसाब से स्टेट बताए। ठीक है, अब एडमिट कर सकते हैं एलिजिबल स्टूडेंट्स को, यानी कि
जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, यानी कि मतलब जैसे हो सकता है ना कि आपके एक क्राइटेरिया दे दे कि जो स्टूडेंट्स के पास इस सब्जेक्ट में इतने नंबर होंगे उसी को ये सब्जेक्ट मिलेगा। तो ये क्या है कि एक जो है स्टूडेंट्स को एक क्राइटेरिया दे दिया गया कि इतने नंबर आपको लाने हैं तब जाकर के आपको हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। तो एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स को एडमिशन देने के लिए भी इनके पास पावर है। और एक रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर, ये नहीं कि मतलब बार बार बहुत भयंकर पैसे वाला फीस लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक बार क्या है, रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स, पूंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टीट्यूट की बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए, ठीक है। जनरल लॉज हमेशा अप्लाई होंगे, जो भी लैंड के लॉज होते हैं वो हमेशा अप्लाई होंगे, किसी भी तरीके से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बाकी ग्रुप्स के साथ जो कि माइनॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो जैसे उनके पास, जैसे बाकी ग्रुप्स के ऊपर जनरल लॉज अप्लाई हो रहे हैं वैसे इनके पास भी अप्लाई होगा, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश कर सकते हो और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है उनको मेल एडमिनिस्टर कर सकते हो। इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू मेल एडमिनिस्टर। उनको गलत तरीके से एडमिनिस्टर करने का, उनको गलत तरीके से गवर्न करने का, उन पर शासन करने का आपको अधिकार नहीं मिला हुआ है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज याद रख लीजिएगा, डबल टिक मार लीजिएगा इसको। अब ये जो है कि इसको एक चीज ये है कि स्टेट जो है, जो सरकार है, ऐसा स्पेसिफिकेशन देगी कि ये चीजें एलिजिबल होनी चाहिए, ऐसी क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिया, वहां पर ढंग का ना कोई पढ़ाने वाला है, ना बच्चे ढंग के पढ़ने वाले हैं, ना कुछ सुविधा है। तो ऐसी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो कि जरूरी है, जो स्टेट बताएगा उसको फॉलो आपको करना होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। इसी के साथ जो है कुछ कंडीशंस इंपोज कर सकता है स्टेट, सरकार जो है कुछ कंडीशंस इंपोज कर सकती है। किस कंडीशन में, कि मान लीजिए अगर कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है एमई करके, अगर इसको सरकार, स्टेट जो है अपना फंड दे रही है, इसको पैसा दे रही है, कुछ पैसा के रूप में कुछ दे रही है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सरकार कुछ अपना गाइडलाइन देगी, बोलेगी, कुछ कंडीशन देगी, कुछ शर्तें देगी कि जो हम पैसा दे रहे हैं इसका सदुपयोग होना चाहिए, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए वो भी सरकार बता सकती है। तो ये सब था इस वीडियो को लेकर के फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अगर आप नए आए हैं तो बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे हमको इसी तरीके से। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।